वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अनूप तिवारी फ्रॉम हियर। आज क्लास 9 का लेक्चर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपन केमिस्ट्री का, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो शुरुआत जो है अपना वो है एटम, जिसे हिंदी में हम परमाणु कहते हैं। ये एटम सबसे पहले परमाणु शब्द यदि किसी ने दिया तो उनका नाम था महर्षि कणाद। परमाणु की सर्वप्रथम चर्चा करने का श्रेय महर्षि कणाद को जाता है। इन्होंने कहा जिस तरह मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, अग्नि, वायु, ठीक है, जो भी मिट्टी, तो इन्होंने कहा उसी तरीके से उन सारी 5 चीज़ों में, वो 5 तत्वों में किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ऐसी बात किसने कहा? महर्षि कणाद ने कहा। तो परमाणु सर्वप्रथम महर्षि कणाद ने दिया। और जो परमाणु होता है हमें पता ही है, इन्होंने कहा कि जिस तरह से मानव का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, अग्नि, वायु, है ना, मिट्टी, जल, तो बोले कि वो 5 तत्व जो है परमाणु से मिलकर बने हैं। वो 5 तत्व में परमाणु विद्यमान है, एटम विद्यमान है। ये बात महर्षि कणाद ने बताया। ठीक है, जॉन डाल्टन ने एटम पे पूरी थ्योरी दी थी, परमाणु पर परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया था इन्होंने। एटॉमिक थ्योरी दे डाली थी, एटॉमिक थ्योरी दी थी इन्होंने, जिसे हम परमाणविक सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया था। ठीक है, परमाणु पर पूरा अध्ययन करने के बाद एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। इन्होंने कहा कि जो परमाणु है 2 शब्दों से मिलकर बना है, ए और टम। ए माने होता है कैन नॉट और टम माने होता है कट। दोनों को मिला दिया जाए तो हम इसे कहते हैं अनकटेबल। मतलब परमाणु वह छोटे से छोटा कण है जिसे और अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। परमाणु वह छोटे से छोटा कण है जिसे और अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, आप बोलेंगे इतना छोटा होता है, नहीं, इससे भी छोटा होता है। इतना छोटा होता है कि परमाणु आपकी नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता। ठीक है, अब देखिए कि इस परमाणु को इंग्लिश में एटम नाम दिया डेमोक्रिट्स ने। ये नाम एटम जो था ये डेमोक्रिट्स ने दिया। ठीक है, डेमोक्रिट्स ने एटम कहा इसे। ठीक है, और पूरा इस पर अध्ययन करने के बाद परमाणविक सिद्धांत आया। किसके द्वारा? जॉन डाल्टन के द्वारा। एक ही प्रकार के परमाणु या एक ही प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, ठीक ना, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर, ठीक है, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा कि किसी भी सबस्टांस में, किसी भी मैटर में जो भी एटम्स होते हैं, जो परमाणु होते हैं, शेप और साइज में, उसी मैटर में शेप और साइज में सेम होते हैं। ठीक है, आकार उनका समान होता है एक ही पदार्थ के अंदर, लेकिन दूसरे पदार्थ के परमाणुओं से भिन्न होता है उनका आकार। ये बात भी किसने बताया था? जॉन डाल्टन ने बताया था। कई सारे बातें की कि जब भी परमाणु आपस में मिलते हैं, यौगिक परमाणु बनाते हैं, है ना, मतलब एटम आपस में मिल करके जो आगे चल करके वही यौगिक परमाणु अणु कहलाया, मॉलिक्यूल कहलाया। इन सारी चीज़ों पे चर्चा किसने किया था? जॉन डाल्टन ने किया था। और जॉन डाल्टन की जो बात थी ये 100 वर्षों तक सहायक रही, 100 वर्षों तक मान्य रही। लेकिन उसके बाद, ठीक ना, कई और भी वैज्ञानिक आए, साइंटिस्ट आए, जिन्होंने इनकी बातों को निर्मूल निराधार कर दिया। कैसे? उन्होंने परमाणु के बारे में कई रोचक बातें रखी। जैसे कि जॉन डाल्टन ने कहा था कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता, परमाणु वह छोटे से छोटा कण है जिसे और अधिक भागों में नहीं तोड़ सकते, है ना। तो इन्होंने कहा कि परमाणु भाई ऐसा नहीं है,
परमाणु विभाजित किया जा सकता है। और कैसे किया जा सकता है? बोले कि परमाणु जो है अपने, ठीक ना, परमाणु के मुख्य 3 रचक अवयव है जिससे वो मिलकर बना होता है। ठीक है, इसके मेन कंपोनेंट्स है, 3 मेन कंपोनेंट्स है, जिसमें अपना पहला आता है परमाणु का जो मेन कंपोनेंट है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जॉन डाल्टन के बाद जो भी वैज्ञानिक आए, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, ठीक ना, इन्होंने कहा कि परमाणु जो है मुख्यतः 3 कणों से मिलकर बना है। ठीक ना, इसमें 3 पार्टिकल्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों का निगेटिव चार्ज होता है, ऋणावेश, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, धनावेश, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता। और जिसका कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है ना, जिसका कोई आवेश नहीं होता, उसे ही साइंस की लैंग्वेज में हम कहते हैं उदासीन, या उसी को कहते हैं न्यूट्रल। इंग्लिश में हम कहते हैं उसे न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल कहते हैं। तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये परमाणु इनसे मिलकर बना होता है। ये बात हुई थी कि जो एटम है, इसका जो टोटल मास होता है वो उसके सेंटर पे डिपेंड करता है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, मतलब हिंदी में उसे नाभिक कहते हैं। एटम तो सभी को पता है, हिंदी में उसे परमाणु कहते हैं। परमाणु का समस्त भार उसके केंद्र में केंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक में 2 प्रकार के कण होते हैं। देयर आर 2 पार्टिकल्स इन न्यूक्लियस, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का धनावेश होता है, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता। ये बात न्यूक्लियस की हुई कि न्यूक्लियस में 2 पार्टिकल है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता। इसलिए न्यूक्लियस का चार्ज भी पॉजिटिव ही होता है। प्रोटॉनों के कारण न्यूक्लियस का चार्ज भी पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन का कोई चार्ज ही नहीं है। तो जो प्रोटॉन का चार्ज है वही न्यूक्लियस का चार्ज है, और वो है पॉजिटिव। और इस न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ होता है। उस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, उस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और उस सर्कुलर पाथ को हम सेल कहते हैं। सेल या ऑर्बिट कहते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। हिंदी में उसी को हम कोश, कक्षा या कक्ष कहते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। और इलेक्ट्रॉनों का निगेटिव चार्ज होता है, मतलब ऋणावेश होता है। ठीक है, नाभिक का धनावेश और इलेक्ट्रॉन का ऋणावेश। नाभिक का धनावेश प्रोटॉन के कारण होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन का कोई चार्ज ही नहीं होता, तो जो प्रोटॉन का चार्ज होता है वही नाभिक का चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर नहीं, नाभिक के अंदर 2 ही कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर होता है, और नाभिक हमेशा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। तो हमने बताया था वहाँ पर कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास है, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास है, उन्हें हम बाउंड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बाउंड इलेक्ट्रॉन मतलब बद्ध इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन पर नाभिक का आकर्षण बल ज़्यादा होता है। तो हमने देखा कि परमाणु का समस्त भार उसके केंद्र में केंद्रित होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस में 2 पार्टिकल हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन धनावेश होता है, न्यूट्रॉन का कोई आवेश नहीं होता। और चूंकि न्यूट्रॉन का कोई आवेश नहीं होता, इसलिए जो प्रोटॉन का आवेश होता है वही नाभिक का आवेश होता है। प्रोटॉन भी धनावेश और नाभिक भी धनावेश होता है। उसके बाद इस नाभिक के बाहर चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक ना, इलेक्ट्रॉन जिस वृत्तीय मार्ग में चक्कर लगाते हैं, जिस सर्कुलर पाथ में रोटेट करते हैं, उसे हम सेल या ऑर्बिट, है ना, हिंदी में उसे कोश, कक्षा या कक्ष कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास होते हैं उनमें आकर्षण बल का मान बहुत ज़्यादा होता है, उन्हें हम बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते हैं उसमें आकर्षण बल का मान कम होता है। धीरे धीरे दूरी बढ़ती है, आकर्षण बल का मान कम होता जाता है। और जो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन होता है उसे बहुत ही कम ऊर्जा देकर हम बाहर निकाल लेते हैं। उस बाहरी इलेक्ट्रॉन को हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कौन सा इलेक्ट्रॉन कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसे हिंदी में मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। मुक्त
इलेक्ट्रॉन। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही किसी वस्तु के विद्युतमय होने के लिए जिम्मेदार होता है। यदि इलेक्ट्रिसिटी आज फ्लो हो रही है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। हम दो हथेलियों को आपस में रगड़ते हैं, हथेलियाँ गर्म हो जाती हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। जब भी हम रब करते हैं किसी स्केल को, छोटे छोटे पार्टिकल के पास ले करके जाते हैं, उन पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। यहाँ तक कि जब भी बटन चालू करते हैं पंखा चलने लगता है, जब भी बटन चालू करते हैं मोटर स्टार्ट हो जाता है, जब भी बटन चालू करते हैं लाइट, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं, चाहे वो करंट इलेक्ट्रिसिटी हो चाहे वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हो, मतलब स्थिर विद्युत हो। स्थिर विद्युत मतलब ये घर्षण विद्युत को स्थिर विद्युत कहते हैं, है ना। आवेश दोनों जगह है, बस एक बार एक जगह पर आवेश जो है इलेक्ट्रॉन स्थिर है और एक जगह पे इलेक्ट्रॉन गतिमान है। बाकी जो भी है वो किसके कारण है? मुक्त इलेक्ट्रॉन कारण। बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है 9th क्लास में, केवल लिखा हुआ है एनसीईआरटी बुक में बाउंड इलेक्ट्रॉन और मुक्त इलेक्ट्रॉन, है ना। तो मैंने आपको बता दिया बाउंड इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के पास होते हैं, न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नाभिक उन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर तेजी से आकर्षित करता है, उन्हें बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है, नाभिक उन इलेक्ट्रॉनों को उतनी तेजी से आकर्षित नहीं कर पाता, ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जब भी हम ऊर्जा देते हैं तो बाउंड इलेक्ट्रॉन को नहीं, बद्ध इलेक्ट्रॉन को नहीं, हम मुक्त इलेक्ट्रॉन को पहले प्राप्त करते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकल करके आते हैं क्योंकि वो बहुत ही कम आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, आसानी से ऊर्जा दे करके उनको बाहर निकाला जा सकता है। तो याद रखिएगा कि ये हमारा परमाणु पर बेसिक सी बात थी कि परमाणु के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। और याद रखिएगा परमाणु के, है ना, इन्हीं जो परमाणु के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, परमाणु के वो नाभिक में है, नाभिक के अंदर है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर है। उस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण दो परिभाषाएं बनी और दो नए शब्दों का प्रादुर्भाव हुआ। आप बोलेंगे वो दो नए शब्द कौन हैं? एक है आपका परमाणु क्रमांक, एक है आपका परमाणु क्रमांक जिसे परमाणु संख्या भी कहते हैं। परमाणु क्रमांक को ही हम परमाणु संख्या भी कहते हैं और इसे इंग्लिश में हम एटॉमिक, ठीक है ना, इसे एटॉमिक नंबर कहते हैं इंग्लिश में, एटॉमिक नंबर। परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, ये पहला टॉपिक का प्रादुर्भाव हुआ। और दूसरे टॉपिक का जो प्रादुर्भाव हुआ वो हुआ परमाणु द्रव्यमान या उसी को परमाणु भार कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान को ही परमाणु भार कहते हैं, ठीक ना। इसे हम हिंदी में, ठीक ना, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट कहते हैं, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट कहते हैं। अब देखिए ये परमाणु क्रमांक क्या है, ये परमाणु द्रव्यमान क्या है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि नाभिक में उपस्थित किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को, प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। प्रोटॉन की संख्या को नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंस इन न्यूक्लियस, ठीक ना, दिस इज नोन एज एटॉमिक नंबर, ठीक ना। जितने भी प्रोटॉन उपस्थित होंगे, ठीक ना, किसके अंदर, नाभिक के अंदर, तो उसी को हम प्रोटॉनों की संख्या को ही हम क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं, ठीक ना। और परमाणु क्रमांक को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, परमाणु क्रमांक को जेड से प्रदर्शित करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय जेड, है ना। और परमाणु जो द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान को अपन क्या कहते हैं, इसको परिभाषित कैसे करेंगे, तो याद रखिएगा परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का जो योग होता है, न्यूट्रॉन की संख्या का जो योग होता है उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों का जो सम होता है, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का जो सम होता है उसे हम एटॉमिक क्या बोलते हैं, मास कहते हैं। आप बोलेंगे एटॉमिक जो ये मास है इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो याद रखिएगा एटॉमिक नंबर को जेड से और एटॉमिक मास को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। हम एटॉमिक मास को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ए बराबर होता है P प्लस एन। ए बराबर क्या होता है, P प्लस एन।
आप बोलेंगे ए बराबर पी प्लस एन कैसे हो गया? ए का मतलब है परमाणु द्रव्यमान, पी का मतलब है प्रोटॉनों की संख्या, एन का मतलब है न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को क्या बोलते हैं अपन? परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। आप यदि बोला जाए, यदि आपसे परमाणु क्रमांक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं तो जेड से, जेड बराबर क्या होता है? तो याद रखिएगा जेड बराबर होता है पी, क्योंकि परमाणु क्रमांक किसकी संख्या है? प्रोटॉनों की संख्या है। परमाणु क्रमांक किसकी संख्या है? प्रोटॉनों की संख्या है। और परमाणु द्रव्यमान क्या है? प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या है। और जेड बराबर जब पी है तो इसी समीकरण को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बराबर पी प्लस एन या ए बराबर जेड प्लस एन, क्योंकि जेड का मतलब ही है, जेड का मतलब ही है जेड बराबर पी, मतलब पी बराबर जेड। चाहे आप बोलो परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉन या तो आप बोल दो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, है ना। जेड बराबर पी तो पी बराबर जेड भी रख सकते हैं, ठीक ना। तो याद रखिएगा जो प्रोटॉनों की संख्या है वो परमाणु क्रमांक है, और जो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का जो योग है ना, इनको एक साथ हम एक शब्द में न्यूक्लियॉन कहते हैं। एक साथ इनको एक शब्द में न्यूक्लियॉन कहते हैं। याद रखिएगा प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का जो योग है ना, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग ही परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। जिस तरह लकड़ियों के समूह को गट्ठर कहते हैं, उसी तरह प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का जो योग है उसको हम न्यूक्लियॉन कहते हैं। याद रखिएगा ये हमारा परमाणु क्रमांक हो गया और ये हमारा परमाणु द्रव्यमान हो गया। अब इसके बाद हम चर्चाएं करेंगे तत्वों पर, तत्वों के परमाणु क्रमांक पर, तत्वों के परमाणु भार पर। परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है, उसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, इन सारी चीज़ों पर अब चर्चा करेंगे अपन। इससे चर्चा का समाधान आपको केवल और केवल यदि परमाणु क्रमांक पता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता है, वैलेंस शेल पता है, वैलेंसी पता है, तो आपको इन सारी चीज़ों का उत्तर मिल सकता है। तो चलिए आइए हम सीखते हैं। लेट अस कम ऑन द टॉपिक। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, ठीक ना। तो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द एटॉमिक नंबर, ओनली फॉर द एटॉमिक नंबर अबाउट द एलिमेंट्स, ठीक ना। तो याद रखिएगा सबसे पहले अपन चर्चा करने जा रहे हैं एलिमेंट्स है क्या, एलिमेंट्स है क्या, तत्व है क्या। तो ध्यान से देखिएगा, किसी भी पदार्थ के सबसे शुद्धतम रूप को, पदार्थ के सबसे शुद्धतम रूप को, पदार्थ के सबसे शुद्धतम रूप को तत्व कहते हैं। पदार्थ के सबसे शुद्धतम रूप को तत्व कहते हैं। और जो तत्व होते हैं एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। कौन बना होता है? तत्व बने होते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। कौन? तत्व बना होता है। आज 118 तत्व ज्ञात हैं। आज टोटल पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व हैं, जिसमें से 92 प्रकृति में पाए जाते हैं, 92 नेचर में होते हैं, 92। बाकी जो बच गए ना, जो बच गए, ठीक है, वो कहाँ है? नेचर में है भाई 92, प्रकृति में है, ठीक ना। और जो बच गए वो आर्टिफिशियल हैं। आर्टिफिशियल मतलब मानव निर्मित है, जिन्हें लैब में बनाया गया है। ये तत्व हैं, समझ में आया कि नहीं? तो 118 तत्व, पदार्थ का सबसे शुद्धतम रूप तत्व कहलाता है। तो 118 तत्वों में से 92 जो है, ठीक ना, जो 92 तत्व हैं वो प्रकृति में पाए जाते हैं, नेचर में पाए जाते हैं। जो शेष अन्य बचे वो मानव निर्मित है, आर्टिफिशियल हैं, उनको लैब में बनाया गया है। हम तत्वों की जब चर्चा करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, हम स्टार्ट हाइड्रोजन से करते हैं। हाइड्रोजन ही वो हमारा पहला एलिमेंट्स है, ठीक ना, और सबसे हल्का तत्व भी है। आपको पता चल गया है ना, मैंने तत्वों के बारे में आपको बता दिया। याद रखिएगा, अब उनके एटॉमिक नंबर लेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, है ना, तत्वों को कैसे लिखें, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करें, इन सारी चीज़ों पे अपन चर्चा करने जा रहे हैं। तो याद रखिएगा, सबसे पहला जो हमारा तत्व है हमने ले लिया हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। हमने ले लिया हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरान का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, नाइट्रोजन का, ठीक है, नाइट्रोजन तो हो चुका, नियॉन का 9 और
सॉरी फ्लोरीन का 9, फ्लोरीन का 9 और नियॉन का 10 Ne। ये कहना चाहते हैं आपसे कि ये स्टार्टअप है, 9th क्लास से स्टार्टअप है, 11th में भी चले जाएंगे, आप BSc भी करेंगे, MSc भी करेंगे, शुरुआत कोई भी करेगा वो यही करेगा, आपको ऐसा पढ़े हैं। और ये स्टार्टअप हो चुका है, 8th क्लास में भी था, आपके 9th में भी था। तो याद रखिएगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, बेरिलियम का 4 है। और मैंने अभी कहा था एटॉमिक नंबर को हिंदी में बोलते हैं परमाणु क्रमांक, और मैंने अभी कहा था परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या। जो परमाणु क्रमांक है वो प्रोटॉनों की संख्या है। परमाणु क्रमांक किसकी संख्या है? प्रोटॉनों की संख्या। और जो ही प्रोटॉन है, जितने ही प्रोटॉन होते हैं उतने ही परमाणु में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। जितने ही प्रोटॉनों की संख्या होती है उतने ही इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या होती है। और आज हम करने क्या जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब इलेक्ट्रॉन भरने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ भरने जा रहे हैं? तो वो तब बता देना है कि कोषों में भरने जा रहे हैं, कोषों में भरने जा रहे हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन का घर ही है कोष, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अपन इंग्लिश में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अपन इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन को भरना है। आपको पता है कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, मतलब उसमें प्रोटॉनों की संख्या होती है 1, उसमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं 1। हीलियम का परमाणु क्रमांक है 2, मतलब उसमें प्रोटॉन 2, इलेक्ट्रॉन भी 2। उसी तरह से लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, तो जितने ही परमाणु क्रमांक उतने ही प्रोटॉन, प्रोटॉन भी 3 और इलेक्ट्रॉन भी कितने? 3। याद रखना, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4, तो उसमें प्रोटॉन भी 4, इलेक्ट्रॉन भी 4। बोरान का परमाणु क्रमांक 5, तो उसमें प्रोटॉन भी 5, इलेक्ट्रॉन भी 5। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, तो उसमें प्रोटॉन भी 6, इलेक्ट्रॉन भी 6। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, उसमें प्रोटॉन भी 7, इलेक्ट्रॉन भी 7। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, मतलब उसमें प्रोटॉन भी 8 और आपके इलेक्ट्रॉन भी 8। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9, मतलब उसमें प्रोटॉन भी 9 और इलेक्ट्रॉन भी 9। और नियॉन का परमाणु क्रमांक 10, मतलब उसमें क्या? प्रोटॉन भी 10। इसको अपन बोलते हैं क्या? हाइड्रोजन, ठीक है ना। H फॉर हाइड्रोजन, He फॉर हीलियम, इसे अपन हीलियम बोलते हैं। Li फॉर लिथियम, इसे अपन लिथियम बोलते हैं, ठीक है। B फॉर बेरिलियम, इसे हम बेरिलियम बोलते हैं। उसके बाद B फॉर बोरान, ठीक है। C फॉर कार्बन, O फॉर N फॉर नाइट्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन, F फॉर फ्लोरीन, F फॉर फ्लोरीन, N फॉर नियॉन। याद रखिएगा, हिंदी में यदि लिखना हो, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हीलियम, ये हो गया लिथियम, ये हो गया बेरिलियम, यह आ गया बोरान, ये हो गया कार्बन, ये हो गया नाइट्रोजन, ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया फ्लोरीन और ये हो गया नियॉन। अब इसका हमको भरना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखिएगा, ये हमने लिख दिया 1 से 10 तक, ये आपको याद होना चाहिए, आप इसे याद करिए, है ना। तो ये हमारा जो पहला लेक्चर है ये अभी आज कंप्लीट हुआ, है ना। इसे हम नियॉन 10 तक, हाइड्रोजन 1 से लेकर 10 तक आप तैयार कर लीजिए एलिमेंट्स को। अब हम जब भी कल स्टार्ट करेंगे, हम इसके आगे से स्टार्ट करेंगे, मतलब हम लेक्चर 2 में पढ़ने जाएंगे नियॉन का आगे, मतलब नियॉन हमने बता दिया, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे, हाइड्रोजन, नियॉन, है ना। इसके आगे फिर सोडियम भी पढ़ेंगे नियॉन के आगे, उनका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करें, ये अगले वीडियो पे। बहुत बहुत धन्यवाद।